हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आज के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्धांत। ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत हम लोग आज रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, कंकाली रासायनिक समीकरण को, ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स नहीं किया है तो गलत काम किया है, जल्दी से करो। फिर आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, है ना। वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण को लिखने का अभ्यास किया था। तो वाक्य रूप में हम जो रासायनिक समीकरण को लिखा था, देखा था आपने कि कितना वो डिफिकल्ट था, बहुत लंबा हो जा रहा था। फिर इसके जगह हमने क्या किया, आसान तरीका अपनाया, जो कि वाक्य के जगह शब्दों का उपयोग किया। शब्द के रूप में जो उपयोग किया, इसमें क्या हो गया, जैसे कि हम लोग लिख रहे थे मैग्नीशियम के रिबन को जब हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कितना लंबा लिखना पड़ता है। शब्द की जगह ये आसान हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को लाइक करो। ठीक है, और आपको बता रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये अभिकारक है, दोनों मिल करके उत्पाद के रूप में जो बनाता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो याद रखिएगा, मैंने वहां पे एक बात बताया था, यहाँ पे कुछ नियम जो है, कुछ सिद्धांत का उपयोग करना होता है, कुछ इसके नियम कानून है। उस नियम कानून को आपको देखना होता है कि अगर अभिकारक दो से अधिक है, दो या दो से अधिक है, तो उसके बीच में योग का चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्लस में चिन्ह, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में प्लस का चिन्ह, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में प्लस का चिन्ह। ये जो होते हैं ना, तीर के निशान के पीछे वाला, ये सभी क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तीर के निशान के जो सीधे आगे जो होता है, सिरा की तरफ जो होता है, ये उत्पाद होता है। अगर उत्पाद एक से अधिक है तो भी वहां पे दो उत्पाद के बीच में प्लस का निशान लोग लगाते हैं, और दो अभिकारक के बीच में भी प्लस का निशान लगाते हैं। और अभिकारक से जो उत्पाद बनता है तो तीर के निशान से हम उसे दिखाते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बातें हमने सीखा था। इस बातें को जब हमने सीखा था तो शब्द समीकरण में हमने सीखा था। शब्द समीकरण के बाद हमने एक और आसान तरीका निकाला कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने सीखा था कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी तथा संक्षिप्त बनाया जा सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम लिखना थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। मैग्नीशियम की जगह उसका सूत्र Mg का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन की जगह O2 का उपयोग करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने के बजाय हम MgO का उपयोग करते हैं। तो और भी संक्षिप्त और सूक्ष्म हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारे समीकरण जो हमने सीखा था उसको मैंने लिखा था, तो लिखने के दरमियान कुछ बातें हमें समझ में आई। भैया लिख तो रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम है एक, ऑक्सीजन है दो, बनना चाहिए ऑक्सीजन दो, बन रहा है ऑक्सीजन एक, मैग्नीशियम तो एक है। भैया लिए थे ऑक्सीजन दो, एक ऑक्सीजन कहाँ गया? इसी तरह हमने देखा हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, और बन रहा है दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कहाँ गया? यानी ये जो चीज देख रहे हैं ये हमें कंफ्यूज कर रहा था। तो प्रायः ये कंफ्यूजन से एक नया शब्द निकला कि ऐसे समीकरण जितने भी होंगे जिसमें अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु उत्पादित तत्वों का कुल परमाणु के बराबर नहीं है, प्रायः इस समीकरण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? सॉरी, ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए देखिए देखिए, इरेजर जो है ना इसको मिटा दिया, अभी सही करके देता हूं, टेंशन मत लो, है ना। ढांचा रासायनिक, है ना, एक सेकेंड, ढांचा रासायनिक समीकरण, है ना, कंकाली रासायनिक समीकरण, ये बातें कहते हैं। मिट गया था, ठीक है। तो ये दो बातें निकल के आया। प्रायः ये जो ढांचा रासायनिक समीकरण है, कंकाली रासायनिक समीकरण है, इसमें क्या बातें हैं, इसमें अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु उत्पादित तत्वों के कुल परमाणु के बराबर नहीं है। तो ऐसे अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण होता है, उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक उत्पाद दोनों के बीच के परमाणु बराबर नहीं है। तो भैया ये क्यों, हम यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, ये बराबर नहीं है तो असंतुलित है। तो असंतुलित है तो क्या इसको मान सकते, नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है, उस सिद्धांत की सीमाएं हैं, उस सीमाएं में रहना पड़ेगा रासायनिक समीकरण को, ढांचा रासायनिक समीकरण को। प्रायः जो ढांचा रासायनिक समीकरण है, कंकाली रासायनिक समीकरण है, ये समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। ठीक है, प्रायः असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। जितना पानी, जितना नमक
है ना, तो पानी का कुल द्रव्यमान और नमक का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए नहीं, जितना नमक लेंगे उतना वेट लेंगे, जितना पानी का वेट है जितना नमक का वेट है, टोटल को वेट करते हैं तो उतना ही नमक में पानी घुलने के बाद वेट आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भैया ये सिद्धांत जो है ना गड़बड़ है। ठीक है, इस सिद्धांत को हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। चलिए इस सिद्धांत को फिर एक बार पढ़ते हैं और इस सिद्धांत से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ये सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का नाम हम सभी जान रहे हैं, आइए इसकी एंट्री करवाते हैं। ये सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण, है ना, सॉरी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इस नियम के तहत किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, आइए समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, न ही क्या होता है? विनाश होता है। न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश। अर्थात क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, और एक बात बता दे रहे हैं, आप सभी जब भी बैठते हैं तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए, हमारे साथ लिखने का अभ्यास कीजिए। यही लिखने का जो अभ्यास है ना, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आपका बनता जाएगा और एग्जाम में बेहतर ढंग से आप लिख के आओ। ठीक है, कभी भी अपने मन से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन किताब में जो भी चैप्टर है उसको पढ़िए, लेकिन लिखिए अपने मन से, समझिए, लिखिए अपने मन से, ताकि आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा होगा और साथ में आपके दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ेगी, लिखने की क्षमता बढ़ेगी। यही लिखने की क्षमता एग्जाम में आपको 100 में 100, 100 में 100 दिलाएगा। ठीक है, तो अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल परमाणु अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल परमाणु अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसीलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को, जो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उसको संतुलित करना जरूरी होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए।
लिख सकते हैं। इसीलिए, है ना, इसीलिए, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए कंकाली, कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल परमाणु अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु बराबर होता है। इसीलिए कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, इसीलिए आवश्यक है कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ये सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। ठीक है, तो द्रव्यमान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब कैसे करते हैं, इसकी कुछ विधि एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। उसमें से पहला जो विधि बताया है हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, पकड़ो, है ना, अब प्रयास करो, किस क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, कैसे संतुलित करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। अगर आप इस बात को ध्यान रखना, ये जो मैं लिखा हूं ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कभी कभी 2 नंबर में एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखे हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात वो जो द्रव्यमान है एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है अभी सीखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण को सीखेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हीट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण, यहां लिखेंगे समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, देखिए ये संतुलित हम लोग करने जा रहे हैं, वो जो संतुलित करने का तरीका है उस तरीका को हम लोग कहते हैं हीट। एक से इसका कलर चेंज कर देते हैं, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ब्लैक। समीकरण संतुलित करने का तरीका क्या है, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे, है ना। कौन सा मेथड है, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल। ठीक है, विधि हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, अभी जितने भी समीकरण हैं। ठीक है, अब देखिए किताब में थोड़ा ज्यादा इसको विस्तार करके दिया है। उसमें दे दिया है कि भैया सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्वों को पकड़ो जिसकी संख्याएं जो है अधिक है ना।
बड़े परमाणु संख्या वाले तत्व को पकड़ो। हम देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप समझिए, ठीक है, कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है H2 है, ऑक्सीजन है O2 है, ठीक है, दोनों अभिक्रिया करता है तो हम सभी जानते हैं जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ये जल का निर्माण हुआ ना, यानी H2O2 मिलके H2O बनाया, H2O2 मिल करके क्या बनाया? H2O बनाया। हम इसमें क्या ध्यान रखते हैं, हीट एंड ट्रायल में क्या ध्यान रखते हैं कि भैया यहाँ पर किसी तरह से हमें संतुलित नहीं करना है, उसकी एक नियम कानून है। नियम कानून क्या है कि जैसे मान के चलो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 1 है, तो हम यहाँ अगर 2 लगा देते हैं ना, तो भैया ये नहीं करना है, सूत्र में परिवर्तन नहीं करना है। मान लो यहाँ अगर तुम 2 लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसके सूत्र ही बदल जाएंगे, इस पदार्थ का जो है ना यौगिक ही चेंज हो जाएगा, मतलब इसका जो तत्व बना ना, मतलब उत्पाद बना, उत्पाद ही बदल जाएगा, है ना। कैसे? ये था जल, इसमें O2 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2 अगर लगा देते हो तो क्या बन जाता है, इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन, है ना, क्या हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है, सूत्र ही बदल गया, ठीक है। बना रहे थे जल, बैलेंस कर दिए, O की जगह यहाँ O2 लगा दिए, है ना, तो ये जो यौगिक है यौगिक ही बदल गया, जल बना रहे थे बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो ये गलती नहीं करना, हमें करना क्या है, ये तरीका क्या है, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं किया जाता है संतुलित, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखना, ये संतुलित करने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे आपको संतुलित करना है, जैसे कि मान के चलो हाइड्रोजन H2 है, ठीक है, ये H2 है और O2 है, ठीक है, ये H2 है और O2 है। यहाँ पे करना क्या है, आपको ध्यान देना है, दोनों मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है। आपको किताब ने क्या बोला है कि इस सभी को एक बॉक्स बना दीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, इसको भी एक बॉक्स घेरा बना दीजिए। घेरा क्यों बना दीजिए? घेरा इसलिए बना दीजिए ताकि कुछ भी परिवर्तन करना हो तो इसके बाहर करना है, सूत्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, सूत्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, जो कुछ भी करना है इसके बाहर करना है, आपको संतुलित करना है, तो इसको आप इसमें इसमें कोई भी, है ना, 2+3 4 सब नहीं लगा सकते हो, जो कुछ भी लगाना है बैलेंस करना है। अगर आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाना है तो इस घेरा के बाहर करवाना है, ठीक है, सूत्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है। इसको अगर आप संतुलित करते हो तो क्या करते हो, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, अब क्या करोगे, यहाँ 2 लगाते हो, यहाँ 2 लगाते हो, तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है, ऑक्सीजन 2 हो जाता है, यानी ऑक्सीजन अब दोनों साइड बराबर है, ऑक्सीजन दोनों साइड क्या है, बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ अगर 2 लगा देते हो तो ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। इस विधि से आपको क्या समझ में आया कि हमें ये जो हीट एंड ट्रायल प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग में हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी जो तत्व है, तत्व के साथ जो रासायनिक, किसी भी तत्व का जो रासायनिक सूत्र है ना, यहाँ पे जो भी भाग लेने वाले अभिकारक हैं उसके रासायनिक सूत्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो कुछ भी परिवर्तन करना है घेरा के बाहर करना है। इसी तरह आप एक और देख लो समीकरण, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं मैग्नीशियम, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बनता है, MgO, MgO बनता है। इस सब को घेरा में दे, ये घेरा हम सीख रहे हैं, आगे ये सब नहीं करना है, बस ये सिखाने के लिए। एनसीईआरटी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है, आगे तो सीधे आपको ये समझ लेना कि भैया ऐसा होता है, सिखलाया गया है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए सबको बॉक्स बना दिए हैं, सभी को क्या किए हैं, बॉक्स बना दिए हैं। अब देखो मैग्नीशियम इधर 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है प्रायः, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो मैग्नीशियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम इधर अनबैलेंस हो गया, तो एलएचएस साइड क्या करोगे, आप यहाँ 2 लगा दोगे मैग्नीशियम के पीछे, अब 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, संतुलित हो गया, क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी तरह और भी समीकरण आप ले सकते हो, जैसे कि आप ले सकते हो आयरन,
आयरन को जब तुम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हो क्या बनता है, Fe3O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, फेरस फेरिक ऑक्साइड बनता है। Fe3O4 क्या होता है, फेरस फेरिक ऑक्साइड। इस फेरस फेरिक ऑक्साइड को क्या करोगे आप, एक घेरा से घेर दो, ठीक है, घेरा बना करके इसको घेर दोगे, घेरा बना करके इसको घेर दोगे। क्यों घेर दोगे, कुछ भी बदलाव हमें अगर करना है, कुछ भी बदलाव अगर हमें करना है तो बदलाव इसके बाहर करना है, इस घेरा के बाहर करना है, घेरा के अंदर कोई बदलाव आपको नहीं करना है, ठीक है, मतलब घेरा के अंदर कोई बदलाव आपको नहीं करना है, घेरा के बाहर करना है, ठीक है। अब देखो संतुलित करोगे तो सबसे अधिक है कि नहीं, यहाँ पे देखो परमाणु वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर 4 है, इधर 1 है, आपको क्या करना है, फटाक से यहाँ पर क्या लगा देना है, 4। अब देखो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8। आपको क्या करना है, फटाक से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा इसको हम पीछा, ये प्लस को थोड़ा हम पीछा लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बैलेंस करना है और भी बहुत सारे बातें लिखना है, यहाँ हम प्लस कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम 4 लगा देते हैं ना, अब ये हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 8, लेकिन आयरन 3 है, आयरन 3 है, अधर आयरन 1 है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, 3 लगाना है, क्या लगाना है, 3 लगाना है, हो गया, क्या हो गया, हीट एंड ट्रायल विधि यही है, और इस विधि को दिमाग में रखो नहीं रखो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बस ये देखो कि LHS साइड RHS साइड दोनों साइड जितने परमाणु भाग, जितने तत्व भाग लिए हैं उनकी परमाणु संख्याएं कितनी है, उस परमाणु संख्या को तुमको बराबर करना है, ठीक है, एक एक करके बराबर करना है। आपको देखना है कि भैया आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि देखो आपको एक घेरा इस तरह से बनाना है, ठीक है, इसमें आप लिखोगे तत्व, है ना, यहाँ लिखो तत्व, ठीक है, ये हो गया LHS साइड, ठीक है, और ये आपका हो गया RHS साइड, ठीक है, इस तरह से आप घेरा बना लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि हम मैग्नीशियम का कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है ना, तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है। अब देखो मैग्नीशियम जो है LHS साइड कितना है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम RHS साइड कितना है, तो अब देखो अगर इसको बैलेंस नहीं करें, यहाँ पे देखो यहाँ हम लिख रहे हैं, ये क्या था, Mg+O2 MgO था, क्या था, MgO था। अब देखो यहाँ पे क्या था, MgO, एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे ही लिखो, देखिए यहाँ पे Mg+O2 क्या बना, MgO। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, 1 है, RHS साइड कितना है, 1 है, यहाँ भी लिखना है 1। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करें, इधर कितना है LHS साइड, 2 है, उधर कितना है, 1 है, बस इसी तरह से भी आप देख सकते हो, इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि। अब इस तरह से भी आपको देखना है। अब देखिए मैग्नीशियम 1 है, 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन बिगड़ा हुआ है, ऑक्सीजन को सुधारना है, ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे, इसके पीछे आप 2 लगा दो, इसके पीछे कितना लगा दो, अगर इसके पीछे आप 2 लगा देते हो, यहाँ पे आप अगर 2 लगा देते हो तो 2 मैग्नीशियम हो जाता है ना, और कितना ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है, तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाता है, तो ऑक्सीजन भैया अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये कितना हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया इधर 2, कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 हो गया। मैग्नीशियम ऊपर कितना था, तो मैग्नीशियम इधर था 1, इधर था 1, अब मैग्नीशियम कितना हो गया, इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ठीक है, दोनों साइड 2-2 हो गया। इस तरह से जितने भी रासायनिक समीकरण है ना उसको आप आसानी से संतुलित कर सकते हो। प्राय यही जो विधि आप देख रहे हो ना, इसे हीट एंड ट्रायल विधि कहो, या आपको समझ के रखना है एनसीईआरटी में एक एक स्टेप करके समझाया गया है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस बता दिया है, उतने लंबे को ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान में ये रखना है कि जितने भी परमाणु है ना आपको सीधे एक मान के चलो लाइन खींचना है, तत्वों की संख्या को लिखना है, LHS साइड मतलब तत्व कौन कौन भाग लिया उसको लिखना है,
LHS साइड कितने तत्व हैं, परमाणु हैं, RHS साइड कितने तत्वों के परमाणु हैं, सभी को लिखना है और सबको एक एक करके सबसे जो अधिक है कि नहीं परमाणु वाला तत्व है उसको पकड़ के पहले संतुलित करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ता जाना है। ठीक है, इस तरह से हम सभी तत्वों के जो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं उसके जो समीकरण है इस विधि से हम कर सकते हैं। और एक अंदाज बना लेना, अभ्यास कर लेना है। अभ्यास आप कर लोगे ना, इस तरह से लिखना उतना नहीं है, सीधे आप उसको बैलेंस कर सकते हो। एग्जाम में जाओगे, पेंसिल लेके जाओगे, आराम से बैलेंस करोगे। अगर उसमें जो है 2 या 3 माइनस प्लस करना पड़ेगा फिर आप मिटा करके कर सकते हो, पेन से नहीं करना है। ठीक है, आप एक पेंसिल से लेकर के जाओगे, एक रबड़ लेके जाओगे, ठीक है, आप उससे जो है मतलब इरेजर लेके जाओगे, उससे आप आसानी से कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ लिए होंगे तो आप इसको नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स करें। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ और विशेष बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और बहुत सारी विशेष बातें हैं जिस विशेष बातें को अभी मैं आपको समझाऊंगा। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट करिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये सारी बातें जो हमने सीखा है, ठीक है, जैसे कि आपने हीट एंड ट्रायल विधि को देखा। अब यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण लिखे हैं ना, इसमें कुछ और विशेष बातें का ध्यान हमें रखना है। वो विशेष बातें क्या है, आइए उसको समझते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि रासायनिक सूत्र को हम लोग लिखा, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखा, ठीक है, उसको हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बैलेंस किया, संतुलित किया, और संतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदला, है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अब यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण है इसमें कुछ और विशेष बातें का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, आइए देखते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को, है ना, यहाँ पे लिखते हैं हम रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचना पूर्ण, है ना, सूचना पूर्ण बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद तत्वों के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था, एक सेकंड, अवस्था, भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद तत्वों के भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। तो भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है कि भैया जो अभिकारक तत्व आप ले रहे हैं उसकी भौतिक अवस्थाएं कैसी है, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्थाएं कैसी है, ठीक है, उसको लिखा जाता है। इसमें कुछ 4-5 बातें हैं, उसको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको भौतिक अवस्था क्या क्या दर्शाना है, देखिए जैसे कि ठोस है, जैसे कि पहला नंबर हम लेते हैं ठोस, है ना, सॉलिड, इसके लिए आप एस का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा है द्रव,
द्रव के लिए आप लिक्विड एल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा है गैस। ठीक है, गैस के लिए स्मॉल जी का उपयोग करते हैं। चौथा है, आपको ध्यान रखना है कि अगर पदार्थ जो है, तत्व जो है ना, या उत्पादित तत्व या कोई भी है कि नहीं, अगर वो जलीय घोल के अवस्था को दर्शाया जाता है एक्वस के फॉर्म में। इसके फॉर्म में दर्शाया जाता है एक्वस, है ना, मतलब जल में विलय। अगर देखिए जलीय घोल की अवस्था को दर्शाया जाता है एक्वस फॉर्म में। अगर पदार्थ जल में विलय अवस्था में है उसे हम एक्यू लिकर के दर्शाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखना है, अगर पदार्थ जो है अवक्षेप के रूप में है, किसके रूप में है, अवक्षेप, अवक्षेप के रूप में है ना, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, यानी पीपीटी, पीपीटी के रूप में है। ठीक है, अवक्षेप के रूप में है या पीपीटी के रूप में है, आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो एक और अवस्था पीपीटी के रूप होता है। ठीक है, अवक्षेप के लिए लिखते हैं, इसके लिए तीर का निशान इस तरह से होता है, तीर का निशान नीचे की ओर लगा रहता है। आप समझ जाना ये जो है अवक्षेप है। ठीक है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर तीर का निशान उल्टा तीर, ठीक है, उल्टा तीर लगा हो, उल्टा तीर ध्यान रखना है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर तीर अगर उल्टा हो, जान जाना ये अवक्षेप है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उल्टा तीर का निशान, इसके लिए अवक्षेप के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, अवक्षेप के लिए लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान देना है, कुछ बातें आपको मैं यहाँ पे और समझा रहा हूँ। जैसे कि ये सारी बातें अगर आपने समझ लिया हो, ठीक है, तो अभी एक रासायनिक समीकरण हमने लिखा था Fe को, जब हमने जल के साथ अभिक्रिया किया था, ठीक है, तो क्या बना था, Fe3O4 प्लस क्या बना था, हाइड्रोजन बना था। ठीक है, अब देखिए ये जो आयरन था इसका जो अवस्था था क्या था, ये सॉलिड था, ये हम लिए थे गैस, है ना, ये भाप के साथ इसका अभिक्रिया हुआ है, इस लोहे का भाप के साथ अभिक्रिया हुआ है, तब ये फेरस फेरिक ऑक्साइड बना है। इसकी अवस्थाएं सॉलिड है, इसकी अवस्थाएं गैस है, इसकी अवस्थाएं सॉलिड है, इसकी अवस्थाएं कैसा है, गैस है। ठीक है, अब इसी तरह से आप मैग्नीशियम लिए थे, क्या लिए थे, मैग्नीशियम का रिबन लिए थे। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन लिए थे, है ना, तो मैग्नीशियम का रिबन सॉलिड लिए थे। ठीक है, ऑक्सीजन आप गैस लिए थे, दोनों अभिक्रिया किया, MgO का सफेद चूर्ण बना, कैसा बना, सॉलिड बना। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन गैस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन गैस लेते हो, दोनों गैस मिलता है, बनाता है H2O, लिक्विड बनता है, कैसा बनता है, लिक्विड बनता है। ये सारी भौतिक अवस्थाएं दर्शाया जाता है कि भैया आप किस रूप में ले रहे हो, अभिक्रिया करवा रहे हो, तो उस पदार्थ की जो है, उस तत्व की भौतिक अवस्थाएं क्या है, जिस अवस्था में वो अभिक्रिया करेगा। ठीक है, कोई ऐसा अवस्था है जिसमें सॉलिड और जल जो लेंगे तो अभिक्रिया नहीं करेगा, सॉलिड आयरन है, आयरन उसका सॉलिड अवस्था है, अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या फेरस फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, जल को भाप के रूप में बदल दोगे, भाप गर्म कर दो, है ना, गैस अवस्था में बदल दोगे, तब ये अभिक्रिया करेगा, तब फेरस फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ये ध्यान रखना है। साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो उसकी भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनापूर्ण बनाने के लिए उसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना होता है कि भैया आप किस रूप में ले रहे हो, तो एग्जाम में नंबर सीधे काट लेता है, ये ध्यान रखना है। एक दो बातें और है जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें और, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरक को
तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया, ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, तो ताप, दाब, उत्प्रेरक के कारण होती है। उसमें से पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हो, ये गैस है, इसको जब आप अभिक्रिया करवाते हो हाइड्रोजन गैस के साथ तो क्या होता है, इसके लिए वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है 340 एटीएम, एटमॉस्फेरिक की जरूरत होती है। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है। वायुमंडलीय दाब होता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब ये अभिक्रिया होती है तो 340 के बीच में होती है ना। तो ये जो एटमॉस्फेरिक दाब है इसके कारण क्या होता है, ये जो अभिक्रियाएं होती है CH3OH, है ना, मिथेनॉल का निर्माण होता है। CH3OH का निर्माण होता है, मेथेनॉल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह एक रासायनिक अभिक्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जैसे कि आप क्या करोगे, 6CO2 लोगे, क्या लोगे, 6CO2 लोगे और जल के 12 अणु को लोगे, 12H2O को लोगे और क्या करोगे, इसको सूर्य के प्रकाश, ये ताप, इसका जो ताप होता है साथ में क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हो तो क्या होता है, जल जो होता है ना इसका अपघटन हो जाता है और क्या हो जाता है, C6H12O6 का निर्माण होता है। C6H12O6 का निर्माण होता है और इसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो भी हम लिखेंगे। और साथ में क्या बनता है, 6H2O बनता है प्लस 6O2 बनता है, ठीक है, 6O2 बनता है। ये O2 जो है ये क्या है, ये गैस है, ठीक है। ये जल जो है ये क्या है, जल्दी से बताओ, ये लिक्विड है। इसकी बहुत, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे एक सेकंड, 6H2O क्या बनता है, 6H2O, ये लिक्विड बनता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो ग्लूकोज बनाना है ये एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो है जल लिक्विड फॉर्म में होता है और CO2 क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, विलेय अवस्था में होता है। ये सारी बातें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है कि भैया यहाँ पर एटमॉस्फेरिक दाब लगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो कि ताप है ना, सूर्य के प्रकाश का रासायनिक प्रक्रिया किया गया, जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, है ना। जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जल का अपघटन हुआ और CO2, तो ये जो उत्प्रेरक कौन था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के क्या किया, सूर्य के प्रकाश को सोख करके प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया करके जल के अणु का अपघटन कर दिया और यहाँ पर क्या बना, ग्लूकोज बना, है ना, साथ में H2O बना, CO2 बना। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो हुई है ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है उत्प्रेरक के उपस्थिति में और ताप की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया जो हुई है एटमॉस्फेरिक के उपस्थिति में, कितना एटमॉस्फेरिक, तो ताप, दाब है कि नहीं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है, तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप, दाब और उत्प्रेरक को, है ना, तो तीर के निशान के नीचे दर्शाया जाता है और इसलिए दर्शाया जाता है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है ये ताप, दाब, उत्प्रेरक के कारण होती है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हमको उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हमसे जुड़े हो तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, आप पूछ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लास से ही, हम यहाँ के आप लोकल नहीं हो, क्योंकि हमारा जो क्लास है बेनीपट्टी के धगजरी गांव में टावर चौक पे, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास यही चलता है, ठीक है। तो ऑनलाइन के साथ तो हम दूर दूर के बच्चे से जुड़े हुए हैं। अगर आप दूर रहते हो तो हमारे साथ कमेंट्स में आप जुड़ो, कमेंट्स में हमें लिखें कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया, फिर मैं उसका आंसर करूंगा। और हम उम्मीद करते हैं हमें आपको हम जो आपको बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और भी बहुत सारे
स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं।